नमस्कार। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। सोमवार से शुरू होने रहे संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने विपक्ष के साथ मंत्रणा की है और सभी नेता सर्वदलीय बैठक के लिए संसद पहुंचे। वहीं इसके बाद लोकसभा स्पीकर नेताओं के साथ मीटिंग भी करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से दोपहर 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और उधर मानसून सत्र से पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी की रणनीति में बड़ा फेरबदल किया है। सोनिया ने दोनों सदनों में पार्टी के बेहतर कामकाज के लिए 2 ग्रुप बनाए हैं। ये ग्रुप रोजाना बैठक करेंगे और पार्टी की रणनीति बनाएंगे। मानसून सत्र से पहले सोनिया के इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी के साथ ये साफ हो गया है कि अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता बने रहेंगे। अटकलें थी कि बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अब लोकसभा में किसी और का अपना नेता बना सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता होंगे। बता दें कि मानसून का सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा और इसमें 19 बैठक होंगी। कोविड को लेकर मानसून सत्र के लिए उसी हिसाब से तैयारियां की गई हैं। संसद में आरटीपीसीआर की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। हालांकि ज्यादातर सांसद और स्टाफ ने कोरोना का टीका लगवा लिया है। तो सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने विपक्ष के साथ मंत्रणा की है और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोनलाइन जुड़ चुके हैं उम्मेद सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है उम्मेद सिंह जी। जिस तरीके से सोमवार से मानसून का सत्र शुरू होने जा रहा है, ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। विपक्ष के नेताओं ने आश्वासन दिया है कि सत्र को बेहतर तरीके से सुचारू रूप से वो चलाने में पूरी मदद करेंगे। क्या लगता है आपको कि पूरा आश्वासन उनका जिस तरीके से दिया गया है वो सच साबित होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भरोसा करती है, विश्वास करती है और एक नैतिकता के नाते जो चाहिए वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और बुला के उनसे सबसे सहयोग की अपील की और पूरा भरोसा है कि सारे लोग जो है, सारे विपक्षी गण जो है वो पूरा सहयोग करेंगे। ये पूरा आशा है जी। उम्मेद सिंह जी, अगर सत्र के पहले जिक्र किया जाए तो सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें आश्वासन दिया जाता है, लेकिन जो रुख अपनाया जाता है विपक्ष के दलों के नेताओं द्वारा कहीं का भी हो, वो देखने लायक होता है कि किस तरीके से गरिमा तक अपनी भूल जाते हैं सदन के अंदर कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो बहुत ही दुखद है और ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे जो है जनता में भी गलत मैसेज जाता है। वो विपक्ष का भी जो है रोल वो अच्छा उसको कोई नहीं मानता है, चाहे हम विपक्ष में हो और चाहे आज जो भी विपक्ष में है। वो ऐसा करने से कोई बहुत अच्छा जो है पब्लिक में अब वो नहीं रहता। बहुत पुरानी चीजें हो गई। विरोध करने का एक तरीका है और विरोध तो उसी तरीके से ही करना चाहिए। चलिए, लखपत बटोला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है लखपत जी। क्या लगता है कि सर्वदलीय बैठक में आप लोगों ने जिस तरीके से आश्वासन दिया है कि पूरा सहयोग करेंगे सरकार का, क्या वो देखने का वो नजारा देखने को मिलेगा कि पूरा सहयोग आप करते नजर आएंगे सत्र के दौरान, सदन के दौरान आपके नेता? जी, मैं बात कह सकता हूं कि जिस तरह से माननीय लोकसभा अध्यक्ष बिरला जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है उसका निश्चित रूप से स्वागत किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा कि भाजपा के लोग लोकसभा को चलने नहीं देते, राज्यसभा को चलने नहीं देते, खुद हंगामा करके स्थगित करने का काम करते और आरोप विपक्ष पे लगे। क्योंकि जब विकास के मुद्दों को लेकर, राष्ट्र के मुद्दों को लेकर, इन चीजों पे जब बातें होती, क्योंकि इसका काम तो कर नहीं पाते, न रोजगार दे पाए, न शिक्षा दे पाए, न स्वास्थ्य दे पाए। कोरोना काल में 21 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले गए। देश में इनकम टैक्स पेयरों की संख्या घटती जा रही है क्योंकि ये नई जॉब्स नहीं दे पा रहे हैं, लोग टैक्स पेयरों को नहीं बना पा रहे हैं। ये एक तरफ तो कहते हैं हम लोगों को फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम कर रहे हैं। राशन देना ये भिखमंगा देश को बना रही है। ये बताएं कि कितने लोगों ने टैक्स पेयर बनाए, कितने लोगों ने इतना देश के 37 पीएससी इन्होंने बेचने का काम कर दिया। आज जब क्रूड ऑयल $18 पर बैरल पे आया, तब 100 रुपया पार डीजल पेट्रोल कर रहा है, 60 रुपए का सरसों का तेल 150 रुपया पार हो गए। तो इन चीजों पे जब इन्हें सवाल पूछा जाता है तो ये हंगामा करते, लोकसभा चलने नहीं देते। ये भाजपा का चरित्र रहा है और आरोप यदि आपकी बातों से मैं सुन रहा था कि विपक्ष नहीं चलने देता, पहली बार ऐसा है कि सरकार का पूर्ण बहुमत वाली सरकार ही सदन को नहीं चलने देती है। और ये एक बार नहीं, पिछले 5 सालों से देखा जा रहा है, 7 सालों से देखा जा रहा है कि इन्हीं के लोग हंगामा करके स्थगित करने का काम करते हैं। उम्मेद सिंह जी, आप विश्वास कर रहे थे और अभी आप देखिए जिस तरीके से महंगाई का एक बड़ा मुद्दा होगा, जब सत्र चलेगा तो महंगाई को लेकर के चर्चा की मांग की जाएगी
राफेल को लेकर के भी ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उसको लेकर के चर्चा की मांग की जाएगी, और उस पर जब चर्चा नहीं होगी, सार्थक चर्चा नहीं होगी, विपक्ष ये बात कहेगा तो हंगामा तो जाहिर है। ये तो नजारा अभी से दिखने लगा। उम्मीद जी, हमारे जो है लखपत पटोला जी बहुत अच्छे, बहुत सूझबूझ के वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते भी हैं, लेकिन मैंने आशा व्यक्त किया था अभी आपसे, और मुझे आशा उसी हिसाब से मैं भी अभी जब तक कुछ हो ना तब तक किसी को कुछ कहना ठीक नहीं है, और आशा ही किया जा सकता है, और तो कोई चारा नहीं है। हो सकता है कि उनके अच्छे मानसिकता जो भी उन्होंने वादा किया उस पे खरे उतरे, लेकिन आपने लखपत जी ने क्या सोच करके ही नकार दिया सब कुछ पहले से ही, इसका मतलब कि मूड बना हुआ है, हंगामा करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे एक बड़ा दुख की बात है कि 80,000 करोड़ लोगों को, वो 80 करोड़ लोगों को भिखमंगा कहा। ये एक गलत चीज है, ये कभी नहीं कहना चाहिए। किसी भी जरूरतमंद लोगों की अगर मदद कर रही है सरकार तो वो भिखमंगे नहीं है, उनको भिखमंगा कहना अच्छी बात नहीं है। उनको जो है वो सरकार कभी भी, कोई भी सरकार, कल कांग्रेस रही है वो भी बहुत बहुत जगहों पे मदद किया है, ऐसा नहीं कि कभी मदद नहीं किया है गरीबों को, और वो आज भी हो रहा है, और ये हमेशा होना चाहिए। लेकिन हंगामा हंगामा करने का आप कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता लखपत पटोला जी अभी कह रहे थे कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्र जो है वो सरकार के लोग नहीं चलने दे रहे हैं, जबकि हंगामा विपक्ष हमेशा करता रहा है, सवाल विपक्ष खड़े करता रहा है, और सवाल विपक्ष पूछने का अधिकार है विपक्ष का। लेकिन ये पहला दौर ऐसा आया है जब सत्ता के लोग ही सत्र को चलने नहीं देते हैं। ये बड़ा आरोप है। देखिए पांडे जी, आरोप प्रत्यारोप तो किसी के ऊपर कुछ भी कहा जा सकता है। अगर गरीबों को और किसानों को, गरीबों को अगर भिखमंगा कह सकते हैं तो ये कोई भी शब्द कह सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो क्या किसानों और महंगाई गरीबों पर चर्चा की जाएगी? लेकिन रही बात है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना होता है कि सत्ताधारी पार्टी और वो सत्ता और वो सत्र न चलने दें। उनको जरूरत रहती है, बहुत सारे बिल पास होने होते हैं किसानों के लिए, गरीबों के लिए, देश के लिए, देश हित में बहुत सारे बिल पास करने के लिए संसद बुलाया जाता है और उसको चलाया जाता है और वो पास किए जाते हैं। तो वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो चाहेंगे कि न चले, ऐसा एक गलत आरोप है। ये केवल कोरी जो है अपनी सोच है, कोई उससे मैं बहुत ज्यादा जाना भी नहीं चाहता। ये बहुत गंभीर चीज़ नहीं। ठीक है, लखपत जी से सवाल ले लेते हैं। लखपत जी, अक्सर नज़ारा जो देखने को मिला है कि जब सदन चलता है तो उस दौरान विपक्ष हंगामा करता है, सवाल खड़े करता है, ठीक है, लेकिन जो नज़ारा एक और नया देखने को मिलता है, विपक्ष के नेता जो है बाइकआउट कर जाते हैं सदन को। अगर आप बाइकआउट कर जाएंगे तो क्या ये एक सही रास्ता है, सही दिशा है? बाइकआउट करने से उसका हल तो निकलने वाला नहीं ना। जब तानाशाही सरकार होती है वो लोकतंत्र की परंपराओं का निर्वहन नहीं करती है, विपक्ष की बात तो नहीं सुना जाता। आपने देखा हो जिस दौर से किसान बिल को बैक डोर से लाने का काम किया गया उस पर सुनी नहीं जा रही। 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत कर दी, उस पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। आप समझ लीजिए राफेल को फ्रांस की सरकार, फ्रांस का तो कोर्ट भी उस पर जांच करा रहा, उस पर चर्चा नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर इनके मंत्री विधायकों ने बलात्कार कर दिया, उस पर चर्चा नहीं होगी। तो सरकार, हम लोग तो पूछेंगे ना कि कोरोना काल में आपने ऑक्सीजन सप्लाई न करके सैकड़ों लोगों को नरसंहार करके मार दिया, कि सरकार ने जो नरसंहार का ऑक्सीजन सप्लाई ठप हो गई उस पर सवाल नहीं पूछा जाए। कोरोना का मिसमैनेजमेंट हुआ है, उस पर सवाल नहीं पूछा जाए। किसान आप सवाल पूछिए, वो मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि विपक्ष का ये काम है सवाल पूछना और सरकार की कमियों को बताना, उजागर करना, लेकिन सदन का बाइकआउट करना कितना सही है, ये मैं ये पूछ रहा हूँ। पांडे जी, जब सत्र नहीं चलने देंगे, आपसे एक मैं छोटा सा उदाहरण आपसे बता देता हूँ। पिछली बार जितने भी हम लोगों ने, विपक्ष ने इस देश के और देश की जनता के लिए सवाल पूछे, मैं इन्हीं से पूछना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस ने देश में 27 करोड़ लोग गरीबी के रेखा से नीचे थे, आज तो ये 40 करोड़ के पार कर गए हैं। आज तो मान्य देश के, दुनिया के सबसे बड़े प्रधानमंत्री, यदि सबसे लोकप्रिय लोग हैं, तो आज तो 10-12 करोड़ पे होनी चाहिए गरीबी की रेखा से नीचे। जॉब खत्म होने वाले आप 21 करोड़ लोगों ने जॉब पिछले 1-1.5 सालों में खो दिया है। इनकम टैक्स पेयरों की संख्या आधी हो गई है। आप लोगों को केवल सरकार इनकम टैक्स पेयर देश के अंदर होंगे तभी तो गरीब की मदद की जाए। सब्सिडियां कांग्रेस ने दी है गरीब, लेकिन कांग्रेस ने एक तरफ से लोगों का जीवन स्तर भी सुधारने का काम किया, इनकम टैक्स पेयरों के बढ़ाए, देश के संस्थाओं को मजबूत करने का काम किया, तभी तो
जब एक इनकम टैक्स पेयर आदमी देगा, सड़क, बिजली, पानी से लेकर सब्सिडी, ये तभी तो आ पाएगी। इनको लोगों को मजबूत करने का काम किया आपने, वो तो बढ़ाया नहीं, लेकिन और गरीबी के रेखा के नीचे लोगों को ले जाने का काम कर दिया। जीडीपी से ज्यादा देश पे कर्जा हो गए आज के अंदर। आप ये बताने का काम कीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर 12 लाख करोड़ पिछले 1.5 महीने में सरकार ने कर्जा ले लिया। ये सब कर्जे का 21 लाख करोड़ आपने क्रूड ऑयल से कमाए, केवल तेल से पिछले 7 सालों में 21 लाख करोड़ का आपने क्या किया है? आपसे ये पूछा जाए, 12 लाख करोड़ का आपने पिछले 3 महीनों में कर्जा ले लिया, जीडीपी से ज्यादा देश का कर्जा बढ़ा दिया है, तो आप कह 27 PSU को बेच दे। इन पर सवाल पूछा जाए, सरकार जवाब देने, सरकार जवाब देती। 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, प्रधानमंत्री नेहरू ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू से लेकर आप महात्मा गांधी पे सवाल उठा। वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी, जनता ने भरोसा वर्तमान सरकार पे किया है, जवाबदेही उनकी ज्यादा जनता के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति। लेकिन जिस तरह से चाइना के प्रति आपने देखा होगा, इन्होंने समर्पण कर दिया। पाकिस्तान की नीति से लेकर आप विदेश नीतियों पे देखे, पूरे पड़ोसी राज्य आज हम हिंदुस्तान से कट गए हैं। हमारी जीडीपी बांग्लादेश से नीचे चले गई। आज की स्थितियां में देश कर्जे में सबसे ज्यादा डूब गया। ले लेते हैं जवाब, उमेश सिंह जी से जवाब ले लेते हैं लखपत जी। इन सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर, इनका जवाब कौन देगा? उमेश जी जवाब दीजिए कि बेरोजगारी इतनी बड़ी है, बेरोजगारी चरम पर चलती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और अभी लखपत जी ने जिस तरीके से जो आंकड़ा पेश किया कि उनके समय में गरीबी रेखा से नीचे के लोग कम थे और अब आपकी सरकार है तो उसमें बढ़ते ही चले जा रहे हैं। देखिए, आप लखपत जी के आवाज में नहीं सुनाई नहीं दे रहा था बिल्कुल, लेकिन फिलहाल आपने जो बताया उससे आंकड़ा अंदाजा लगाता हूँ जो भी है कि देखिए, विरोध करना तो विपक्ष का के लिए जरूरी है और जनता के फायदे में होता है, वो करना चाहिए। हम भी विपक्ष में थे तो करते थे। आज जो एक नया आंकड़ा शायद बता रहे हैं, जैसा आपने कहा, वो आंकड़ा केवल इनको ये 5-6 सालों में हो गया। इससे पहले पूरा देश रोजगार युक्त था और अभी जो है ये केवल 4 सालों में बढ़ गया, जो बहुत बड़ी बेरोजगारी आ गई। वो शायद कांग्रेस नहीं समझ पा रही कि उनकी देन थी जो 65-70 सालों में किए थे। आज जो है ये नहीं दिख रहा है जिस तरह से आज देश देख रहा है, लेकिन कांग्रेस को नहीं दिख रहा है, जो अभी बहुत जल्दी हाल में ही कलकत्ता से रिजल्ट लेके आए हैं कि जो रही सही साख थी वो भी जनता ने साफ कर दिया और मुझे 3 से 77 पे ले गई, जो बंगाल की जनता, जहां हम पहले कुछ नहीं हुआ करते थे। तो आज जो है इनको कश्मीर नहीं दिख रहा है जो खंड था और आज अखंड हुआ है 70 सालों के बाद। तो आज वो सब उमेश जी, पेट कैसे भरेगा? इस देश की जनता का पेट कैसे भरेगा? महंगाई जिस तरीके से आसमान छू रही है, किसी से छुपी नहीं है। कांग्रेस यही बात कर रही है और यही सवाल उठा रही है कि आप जिन चीज़ों का हवाला देते हैं, क्या उनसे देश का जनता का पेट भर पाएगा? आपने काम किया, बहुत अच्छी बात है। आपने कांग्रेस को कहा कि सत्ता से बाहर जनता ने कर दिया। कांग्रेस में कुछ कमियां रही होंगी, जनता को दिखी होंगी, तभी जनता ने उनको कुर्सी से हटा दिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो कमियां आज कांग्रेस गिना रही हैं वो कमियां जनता को समझ में आने लगें। चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है उमेश सिंह जी से। लखपत सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लखपत बटोला जी। लखपत जी, जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बड़ा आरोप है कि कांग्रेस की देन है जो अभी तक चला आ रहा है, आप जो आंकड़े गिना रहे थे वजह कांग्रेस ही है। जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। मैं यही तो पूछना चाह, जब ये देश आजाद हुआ 97% लोग गरीबी की रेखा से नीचे थे। कांग्रेस उनको 50-60 सालों में 27% पे लाई, लेकिन ये बढ़ाकर उसको 42% के ऊपर लेके जाने का काम किया इन्होंने। ये 7 साल में बहुत मजबूत सरकार थी तो 7-8% नीचे लाके 20% से नीचे गरीबी की रेखा। ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की बात, सवाल मैंने कुछ पूछा, इन्होंने धारा 370 की बात की, बहुत अच्छी। लेकिन ये हिंदुस्तान जब देश आजाद हुआ, कांग्रेस ने देश को आजाद किया, देश को संविधान दिया। हिंदुस्तान देश तो था नहीं, 527 रियासतों को मिला के हिंदुस्तान कांग्रेस ने बनाया। और जम्मू कश्मीर को स्पेशल जो स्टेटस है, और हिमाचल का भी ईस्ट नॉर्थ के 5-7 राज्यों के पास भी धारा 371 है, 375, आप तो सब जानते हैं इस चीज को, ऐसा तो नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आप धारा 370 को तो नल इनवैलिड कर दिया गया था। जब वहां से राष्ट्रपति का पद खाली कर, प्रधानमंत्री ने आजम का पद खत्म कर दिया था। बहुत सारी संख्या हिंदुस्तान की सरकार में निहित हो गई थी संविधान के अंदर। तो 1956 और 58 के बीच और 65 में संशोधन करके कर दिया था कांग्रेस ने। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि धारा 370 रिपोर्ट, मैं विशेष आर्टिकल 35A की बात करूँ तो उन्होंने खत्म किया। हम स्वागत करते हैं, हम मना नहीं करे उसके अंदर,
लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि भाई उसके अलावा हम बेरोजगारी पे सवाल पूछे तो आप 370 पे हम पूछेंगे, भ्रष्टाचार पे पूछेंगे, आपसे महंगाई पे पूछेंगे, आपसे कोरोना मिसमैनेजमेंट पे पूछेंगे। ये चीजें तो संसद के अंदर आएंगी नहीं। बलात्कार इनके विधायक, इनके मंत्री कर रहे हैं, इनके आज देश में इस तरह की स्थितियां हो गई कि देश को इन्होंने कर्जे में डुबा दिया, पूरे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान से दिवालियापन कर दिया। एसबीआई से 1,06,000 करोड़ का इन्होंने अभी कर्जा लिया, उसका पैसा कहाँ चले गया, पूरे एनएच बेच दी इन्होंने, पूरे पीएसयू बेच दी। इसमें सवाल विपक्ष से पूछता है तो ये हंगामा करते सदन को चलने नहीं, क्योंकि इनको ये डर है कि सदन के अंदर बहस हो। किसान मुद्दे पे क्यों बहस नहीं की? 3 बिलों को लेकर के 2 लोगों को इस देश में पन पाने का काम किया जा रहा है। 700 से ज्यादा किसान शहादत दे चुके। आप बताएं मान्यवर, आप सोचिए कि एक सरकार पिछले जो किसान रोजी दे रहा कोरोना काल में, जिसने हमारी इकोनॉमी को मजबूत किया है, वो सड़कों पे लेकर शहादत दे रही। गर्मी बरसात से लेकर ठंड से लेकर सारी चीज सरकार कम से कम इतनी संवेदनहीन हमारी सरकार होगी। लोकतंत्र में क्या ऐसे चलेगा? ये लोकतंत्र में आपको पूर्ण बहुमत इसलिए थोड़ी दिया गया कि आप मोनोपोली चलाए, डिक्टेटरशिप चलाए, अपने लोगों की विपक्ष की आवाज सुने। लेकिन इस सरकार की दिक्कत यह है कि विपक्ष की आवाज नहीं सुनती है। विपक्ष से बैठती तो जरूर है, विपक्ष की राय नहीं लेती है। अब राहुल गांधी जी ने इनको पिछली बार राफेल पे मामले पर पूछा तो इन्होंने स्थगित कर दिया मामला। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी चर्चा के लिए। हमारे साथ लखपत बटोला जी जुड़े हुए थे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तो जिस तरीके से ये सदन से पहले, सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उसमें यह आश्वासन दिया गया विपक्ष की तरफ से कि वो पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर हालात क्या होंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। ऐसे में किसान संगठनों के कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर 22 जुलाई को संसद का घेराव करने का ऐलान किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस संसद भवन के बाहर प्रदर्शन की इजाजत देने के मूड में नहीं है। इसे लेकर दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच बैठक हो रही है। पुलिस नहीं चाहती कि किसान संसद के सामने धरना प्रदर्शन करें। बैठक में पुलिस की ओर से साफ हो जाएगा कि किसानों को संसद भवन के सामने प्रदर्शन की इजाजत दी जाएगी या नहीं। हालांकि किसानों को जंतर मंतर का विकल्प दिया जा सकता है। हालांकि इसमें भी सीमित संख्या में ही किसान शामिल हो सकेंगे। इससे पहले किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच 24 जनवरी को बैठक हुई थी। इस बैठक में पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर सीमित संख्या में किसानों को ट्रैक्टर मार्च निकालने की अनुमति दी थी। हालांकि इस दौरान पूरी दिल्ली में हिंसा की घटनाएं सामने आई थी और इसके साथ कई जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी। वहीं दिल्ली एनसीआर के 7 मेट्रो स्टेशनों को अलर्ट पर रखा गया ताकि जरूरत पड़ने पर कभी भी बंद करवाया जा सके। दिल्ली मेट्रो पुलिस ने मेट्रो को पत्र लिखकर कहा है कि मॉनसून सत्र में किसानों ने संसद के घेराव का ऐलान किया है और इसके मद्देनजर जरूरत पड़ने पर इन मेट्रो स्टेशनों को बंद किया जा सके। पत्र में जनपद, लोक कल्याण मार्ग, पटेल चौक, राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस और उद्योग भवन को अलर्ट पर रखने की बात कही गई है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उमेश सिंह जी जुड़े हुए हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और साथ ही साथ किसान नेता हमारी तरफ से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है उमेश सिंह जी। जिस तरीके से किसानों के लिए किसानों ने ये कहा है, ये बात कही है कि लगातार किसानों की जो आवाज उठाई जा रही है वो सरकार सुन नहीं रही है, तो अब संसद का घेराव करने की बात इन्होंने कही है। बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए। नहीं, देखिए ये चीज नहीं कहना चाहिए, क्योंकि किसानों के लिए बार बार जो है कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर साहब ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको बार बार कह रहे हैं कि बैठक करना चाहिए और बात करना चाहिए, बात से ही हल निकलेगा। अगर वार्ता नहीं होगी तो हल नहीं निकल पाएगा, बिना वार्ता के हल कैसे निकलेगा, उसका और कोई चारा नहीं है। अब उसके बाद अगर जो है किसान यूनियन अपना ये कार्यक्रम और घेराव और धरना प्रदर्शन, तो उनका हक है किसानों का। किसान सम्माननीय है देश का और किसान अन्नदाता है, तो उसका अपना वो है, अगर उसके ऊपर धर्मी है तो वो कर सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं सकेगा। ठीक। शिवराज सिंह जी, क्या तैयारी है? सत्र शुरू होने के साथ ही आपने ये ऐलान किया है आप लोगों ने कि सदन का घेराव करेंगे, क्योंकि एक तस्वीरें पिछली आई थी सब, जिस तरीके से जो 26 जनवरी की, उसमें जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें हालांकि किसानों के ऊपर तमाम सारे आरोप भी लगे थे। इस बार क्या तैयारी है आपकी और कैसी तैयारी है? तो ये आरोप तो जब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे हमारे पूर्वज, उन पर पता नहीं कितने आरोप, कितने मुकदमे, कितने कोड़े, फांसी की सजा, वो सब कुछ ये तो आंदोलनकारी के साथ होता है। ये तो कोई ऐसी बात नहीं, पहली बार नहीं हो रहा।
जिसने भी आंदोलन किया उसके साथ सरकार की तरफ से आरोप भी लगे, तंगदस्ती भी की गई है। लेकिन ये है कि संसद का घेराव नहीं है, मात्र 2 से आदमी जाकर के वहाँ धरना दिया करेंगे शांतिपूर्वक। मात्र 200 लोगों का आप जिक्र कह रहे हैं, वो भी शांतिपूर्वक कह रहे हैं। शांतिपूर्वक जिस तरीके से आंदोलन करने की बात दिल्ली में कही गई थी, एक बार ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही गई थी, उसमें जो रूट प्लान दिया गया था उन रूट प्लान को ध्यान में नहीं रखा गया, और 200 लोग इस बार फिर से सत्र के चलने के दौरान सदन का घेराव करेंगे, तो एक बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए। और क्या लगता है कि ये जो 200 लोग सीमित संख्या में आप बता रहे हैं कि ये लोग रहेंगे, ये आपके दिशा निर्देशों का पालन करेंगे इस बार? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो दिल्ली लाल किले वाली घटना है तो जांच का विषय है। क्योंकि पहली बात तो दिल्ली में कोई दिल्ली का रहने वाला भी अगर एक कट भूल जाता है तो उसे ये पता नहीं चलता इतने पुल है, कोई पुरानी दिल्ली तो है नहीं, अब नई दिल्ली है ये। जो शीला दीक्षित थी इतने पुल बना गई थी दिल्ली में कि देहात का आदमी तो रास्ता सही ढंग से पा ही नहीं जाता। वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था लाल किले पर पहुंचाने का और आंदोलन को बदनाम करने का। वो जांच का विषय है। ये सरकार जांच नहीं करेगी तो दूसरी सरकार आएगी, वो जांच करेगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। किसान कभी उग्र नहीं होता, किसान तो आंदोलन करता है और इनके लाठी डंडे, पानी की फुहारें, आंसू गैस के गोले, ठीक। लेकिन उमेश सिंह जी ने अभी कहा, ठीक है शिवराज सिंह जी, अभी उमेश सिंह जी ने कहा कि सरकार लगातार बैठक करने के लिए तैयार है, किसानों के साथ संवाद करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान है कि मानने को तैयार ही नहीं है। जी बिल्कुल, बैठक करने को तैयार है, लेकिन शर्त लगा करके। वो पहले शर्त लगा देती है कि कानून वापसी नहीं होंगे, किसी को आगे बात करनी है तो बात करें, नहीं करनी है तो ना करें। उमेश सिंह जी, आपने सुना? मैं ये कह रहा हूँ कानून वापसी मत करो तुम, लेकिन बुलाने से पहले शर्त तो मत लगाओ। वहाँ तुम्हारा अंदर मेज में बैठोगे, क्या समझौता हो, कहाँ समझौता हो, लेकिन पहले ही अगर जो पंच है वो बीच में शर्त लगा देता है तो शर्त पर तो वार्ता फिर तो करना ना करना ना के बराबर। उमेश सिंह जी, शर्त नहीं चाहिए, बैठक करने के लिए तैयार हैं? नहीं, शर्त की तो ऐसी कभी कोई ऐसी बातें नहीं आती हैं। शर्त केवल कई बार, एक बार नहीं 13 बार बैठकें हुई हैं और निश्चित तौर पे, और उसके बहुत सारे जो मांग हुई उन मांगों पे, सारी चीजों पे, काफी चीजों पे उस पे विचार विमर्श हुआ, उस पे सरकार मानी भी। लेकिन निकलने के मीटिंग के बाद फिर उसके बाद से बयान बदल जाते हैं और ये कहते हैं कि अब तो इसको केवल वापस लेने के सिवा और कोई बात नहीं है। तो बात यहाँ ये आ जाती है, बात तो बार बार सरकार तो जो भी चाहिए, जो प्रॉब्लम थी उसको दूर किया। जब प्रॉब्लम सॉल्व किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 13 बार, तो हर बार तो एक नई चीज आ जाती है। तो अब नई चीज तो वापस करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये नई चीज मुझे लगता है नहीं लग रही, क्योंकि एमएसपी पर कानून बनाने के लिए सरकार की तरफ से, सरकार को लगातार ये कहा जा रहा है किसानों की तरफ से कि एमएसपी पर कानून बना दिया जाए। अब सरकार कह रही है कि एमएसपी ना खत्म है, ना खत्म होगी, ना खत्म थी, लेकिन कानून बनाने में सरकार को दिक्कत कहाँ आ रही है, बाधा कहाँ आ रही है? किसान तो यही कह रहा है ना कि कानून बना दीजिए, नहीं थी, और अगर नहीं खत्म होनी है तो। अभी तक तो नहीं लग रहा था, लेकिन अभी तो सब सामने आ गया खुल के ना। अभी तो ये सारी बातें अलग हो गया। अभी तो केवल कोई बोल देता था, होता था कि नहीं ये लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी हमेशा कहा गया कि किसान हैं वो अपना खेती कर रहे हैं, अपने काम में लगे हैं। जो पॉलिटिशियन और अपोजिशन के लोगों के इशारे पे चल रहे हैं, केवल मात्र उतने लोग बचे हैं आज। इसीलिए ये कारण है, और वो घोषणा भी हो गया। अभी तो कल वही घोषणा हुआ कि जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और देखेंगे कि अगला 5 तारीख को बैठक करेंगे कि किसी के साथ मिल के लड़ेंगे कि अकेले पूरे प्रदेश में लड़ेंगे। तो अभी तो वो पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं ना, वो कहाँ किसान रह गए? किसान तो खुद से, किसान तो क्या मना कर रहा है कि उनको 6000 नहीं चाहिए? क्या किसान मना कर रहा है कि हमको यूरिया नहीं चाहिए? क्या किसान जो है मना कर रहा है कि हमको इंश्योरेंस नहीं चाहिए, जीवन बीमा नहीं चाहिए? ये सारी फसल बीमा का, इसका इतनी सुविधाएं मिल रही है, किसान पूरी तरह से संतुष्ट है, और किसान हमारे भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और माननीय मोदी जी की पूरी सरकार किसानों के लिए वचनबद्ध है। उनकी आय बढ़ाने के लिए, उनकी सुविधा के लिए कुछ करेंगे, कोई कदम उठाएंगे। अगर जो 60 साल पहले चल रहा था वही चलता रहे और फायदा हो जाए तो वो तो अच्छी बात थी, लेकिन वो नहीं हुआ है। तभी कुछ चेंज करने की जरूरत है। बिना कुछ चेंज किए कुछ चेंज नहीं होने वाला है, ये सबको पता है।
तो अब उसमें कोई दिक्कत है। मेरा तो आज फिर से अनुरोध है, पॉलिटिकल पार्टी बन जाने के बावजूद भी मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, लड़ें, चुनाव लड़ें, देश को बताएं, प्रदेश को बताएं, जनता जिसको चाहेगी उसको। नहीं, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है ना, वो चाहे किसान हो चाहे कोई भी हो, ये तो सभी को अधिकार है ना, उसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उसके आड़ में किसानों को बदनाम किया जाए वो अच्छी बात नहीं है। उस पर बैठक करना चाहिए, जो समझ में आए वार्ता करना चाहिए, वार्ता करके उस चीज को खत्म करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमेश सिंह जुड़े हुए थे और शिवराज सिंह जुड़े हुए थे, किसान नेता। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और रुक करेंगे अब अगली खबर का। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सोमवार को केदारनाथ दौरे पर जाएंगे। सीएम के साथ प्रभारी मंत्री और सचिव भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री केदारपुरी में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे और उनके दौरे को लेकर मुख्यालय से लेकर जनपद के अधिकारी मुस्तैद हो गए हैं। सीएम बनने के बाद धामी पहली बार केदारनाथ दौरे पर जाएंगे। सीएम केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों और यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी करेंगे। इसके बाद तिलवाड़ा में विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री लाभार्थियों को सांकेतिक तौर पर लाभ वितरण के साथ विकास योजनाओं की जानकारी देंगे। वहीं तीर्थ पुरोहितों ने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड उन्हें किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। सरकार ने केदारनाथ समेत 4 धाम से जुड़े तीर्थ पुरोहितों को और हकूकधारियों के हितों की अनदेखी की है, जिससे वे आहत हैं। बता दें कि बीते वर्ष जिस तरह से उनकी राय के बिना देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया और वो कह रहे हैं कि ये अनुचित है। इस साल पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने बोर्ड पर पुनर्विचार की बात भी कही थी, लेकिन 3 माह के कार्यकाल में वे कुछ नहीं कर पाए। वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देवस्थानम बोर्ड अधिनियम पर रोक लगाने की बात कह चुके हैं, लेकिन इस संबंध में शासन और बोर्ड की ओर से कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक बोर्ड को भंग नहीं किया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।